नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज पंजाब की भगवंत मान सरकार को अपने उस निर्णय पर अफसोस हो रहा होगा जिसमें उन्होंने 424 लोगों की सुरक्षा वापस ली। इसी निर्णय के 24 घंटे बाद पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला अपने 2 दोस्तों के साथ पंजाब में अपने गांव मानसा जा रहे थे, लेकिन तभी काले रंग की गाड़ी में आए 2 हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 28 साल के मूसेवाला की मौत हो गई। सिद्धू मूसेवाला पर हमले की आशंका को देखते हुए पिछली कांग्रेस सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी थी। उनकी सुरक्षा में 10 गनमैन साथ चलते थे, लेकिन कल पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस लेने का निर्णय किया, जो आज उनकी मौत का कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद पंजाब में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री भगवंत मान राजनीतिक निशाने पर आ गए। विपक्ष का आरोप है कि किस आधार पर पंजाब सरकार ने मूसेवाला की सुरक्षा हटाई थी। सुनिए संबित पात्रा, बीजेपी की प्रवक्ता ने क्या कहा। सिद्धू मूसेवाले जी के प्रेस जो सिक्योरिटी थी उसकी, फिर आश्चर्य का विषय है कि जो विषय कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, ये पूरी लिस्ट किन लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, यह कॉन्फिडेंशियल लिस्ट दैट वाज मेड पब्लिक। Never in the world we have seen a situation where people who are threatened, their security is taken back, and the list as to whose security has been taken back, this confidential list is published for the public consumption. तो एक तरह से ये एक इनवाइट था, यह एक आमंत्रण था हत्यारों को कि हमने इन लोगों का सिक्योरिटी वापस लिया है, अब आप अपना काम कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातिलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। लोगों को पता था सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई है, उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसकी जिसमें जान चलेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी को रोककर ये काले रंग की जो थार कार है, इसमें सिद्धू मूसेवाला अपने 2 साथियों के साथ थे और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई। अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया और कांग्रेस से पिछला चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। ये सिद्धू मूसेवाला न सिर्फ एक सिंगर, मशहूर सिंगर, बल्कि कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता मंजीत सहगल और ललित शर्मा हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। मंजीत, एक ऐसे गैंगस्टर ने ये जिम्मेदारी ली है जो कनाडा में बैठा हुआ है। क्या विपक्ष इस बारे में भी आम आदमी पार्टी भगवंत मान को घेर रहा है? और इस हत्या के बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है, पहले वो बताइए। देखिए सैयद, इस घटना को लेकर पंजाब पुलिस की सफाई आ गई है। पंजाब पुलिस ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या है वो गैंगवार का हिस्सा है, क्योंकि इसमें 2 गैंग शामिल है। एक गोल्डी बराड़ जो कनाडा में रहता है, वो गैंगस्टर है, एक उसने, और दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्यों ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है। और पुलिस ने यह भी साफ किया है कि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा आपको हम मंजीत रोक रहे हैं आपको, दोबारा आपके पास आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। न्याय मिले। आज वक्त है कि इस घटना की सच्चाई सबके सामने आए। जो अब तक जानकारी आई है उसमें यह है कि पंजाब पुलिस ने उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दे रखी थी, 2 स्पेशल कमांडो पुलिस के दे रखे थे, लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और ना ही वो पुलिस के कमांडो थे। आखिर क्यों नहीं थे? क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले किसी व्यक्ति
कि इसमें कोई भूमिका है, कैसे वो बिना सुरक्षा कर्मियों के साथ, बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ निकल गए, इन सारे बिंदुओं की जांच होना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना है, हम सबको बहुत अफसोस है और मैं अपील करना चाहूंगा पंजाब के सभी राजनीतिक दलों से कि इसमें सियासत ना करें, इसमें आरोप प्रत्यारोप ना करें। इस घटना में कैसे न्याय मिल सकता है और इस घटना की सच्चाई कैसे सामने आ सकती है, आज इस बात की जरूरत है। जहां तक पंजाब की सरकार का सवाल है, मैंने आपको बताया बुलेट प्रूफ गाड़ी और 2 पुलिस के कमांडो पंजाब पुलिस के वो सिद्धू मूसेवाला जी की सुरक्षा में थे। लेकिन इस घटना के वक्त ना तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, ना पंजाब पुलिस के कमांडो थे, और ये क्यों नहीं थे, ये एक गंभीर जांच का विषय है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, पंजाब डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे, और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब, उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहां पहुंच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुंच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं, और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। पंजाब के डीजीपी, उन्होंने उस पूरे केस की जानकारी दी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हत्या का शक है। ये कहा है कि गैंग वॉर का नतीजा है। मूसेवाला साथ नहीं ले गए थे अपने 2 कमांडोज। डीजीपी ने ये कहा है कि सुरक्षा उन्हें मिली हुई थी, 2 कमांडोज उनके साथ रहते थे, बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके पास थी, लेकिन वो भी वो नहीं ले गए थे। तो आखिर वो बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के क्यों गए? 2 जब कमांडोज उन्हें दिए गए थे तो वो क्यों गए? अलग अलग बोर के 3 हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो 3 आतंकवादी थे वो आतंकवादियों ने अलग अलग
अलग अलग हथियारों से गोली चलाई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एसआईटी गठित कर दी गई है। हत्याकांड, इस हत्या की जांच के लिए पंजाब डीजीपी बाघा साहब ने कहा कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया है और अब हम लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। ये भी उन्होंने कहा कि इसके पीछे शक उसी का था, लेकिन लॉरेंस गैंग ने ही जिम्मेदारी ली है। ये वो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं मंजीत सहगल और ललित हमारे साथ दोनों हैं। मंजीत, आपकी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन अब डीजीपी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ये लॉरेंस गैंग आ गया है और प्रश्न क्या क्या उठते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? मंजीत, देखिए सैयद, कुछ अरसा पहले शिरोमणि अकाली दल के एक युवा नेता की हत्या कर दी गई थी और इस हत्या में जो सिद्धू मूसेवाला है उनके एक मैनेजर का हाथ सामने आया था और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला और उनका मैनेजर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के निशाने थे। उनको धमकियां भी मिली थी जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी और आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने, गोल्डी बराट ने, साफ कर दिया है कि उन्होंने विक्की मीडू खेड़ा की हत्या का बदला ले लिया है। उन्होंने स्वीकार कर दिया है और उसकी जिम्मेवारी ले ली है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला के जो एक मैनेजर थे वो पंजाब और दिल्ली पुलिस की पूछताछ में उनकी शमूलियत सामने नजर आई थी और उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की थी और ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि सिद्धू मूसेवाला से भी उस मामले में पूछताछ की जा सकती थी। अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि सिद्धू मूसेवाले की सुरक्षा जरूर घटाई गई थी, लेकिन उनके साथ 2 सुरक्षाकर्मी तैनात थे और हमेशा सिद्धू मूसेवाला अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही सफर करते थे। लेकिन आज ये भाग्य की विडंबना कही है कि आज वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं थे और ना ही दोनों सुरक्षाकर्मी और उनके हथियार उनके साथ थे। और यही कारण था कि सिद्धू मूसेवाला जैसे ही अपने गांव से निकले, 5-7 किलोमीटर की दूरी पर थे वो जहर गांव के पास, तब उनका पीछा करती हुई एक सफेद रंग की गाड़ी देखी गई और संभवतः इसी गाड़ी में जो हमलावर थे वो थे और उन्होंने सीधा उन पर हमला बोला और जैसा कि अपने गाड़ी में देखा कि कई गोलियां दागी गई और सिद्धू मूसेवाला की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और उसके बाद उनके जो साथी थे। मंजीत, रोकना पड़ रहा है आपको, धन्यवाद, समय की थोड़ी सी कमी है। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता, ललित शर्मा भी हमारे साथ थे, उनसे हम आगे बात करेंगे। और खबरदार में अब हम मुस्लिम धर्मगुरुओं की मजहबी मंथन की बात करेंगे। ये मजहबी मंथन पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश के देवबंद में चल रहा था। पूरे देश से करीब 1500 मौलाना देवबंद पहुंचे, जहां देश में चल रही स्थिति पर चर्चा हुई। इस कॉन्फ्रेंस में जो मुख्य मुद्दा रहा वो देश में मुसलमानों की स्थिति, राजनीति, समान नागरिक आचार संहिता, ज्ञानवापी, सब कुछ रहा। 4 प्रस्ताव यहां पर पास किए गए। कल पहले दिन जमीयत के मुखिया महमूद असद मदनी काफी डिफेंसिव मोड में भाषण दे रहे थे, लेकिन आज वो अटैकिंग मोड में आ गए। मंच पर आकर उन्होंने नफरत फैलाने वाले लोगों को लगभग चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर आपको इस्लाम पसंद नहीं है तो आप कहीं और चले जाइए। इस दौरान मदनी साहब ने यह भी कहा कि देश में मुसलमानों को डराना बंद किया जाए। दरअसल आज इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन था और इसीलिए इस 2 दिन के कार्यक्रम में आज कई सारे प्रस्तावों पर आम राय बनाएगी। आज इस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, क्या कुछ हुआ, इसका पूरा विश्लेषण हम आगे इस बुलेटिन में अवश्य करेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए हम आपको आज जमीयत की कॉन्फ्रेंस में पास हुए 4 प्रस्तावों के बारे में बताते हैं। जमीयत उलेमा हिंद की इस कॉन्फ्रेंस पर आज सभी की नजरें थी। मुख्य तौर पर चर्चा ज्ञानवापी, मथुरा, कॉमन सिविल कोड पर राय और आम राय बनाने को हुई। इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह माना जा सकता है कि हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के मन में क्या चल रहा है। तो कुल मिलाकर इस कॉन्फ्रेंस में 4 मुद्दों पर आम राय सामने आई। सबसे पहला, मस्जिदों के विरुद्ध माहौल बंद हो। दरअसल ज्ञानवापी, मथुरा, अन्य मस्जिदों के विरुद्ध चल रहे अभियानों को लेकर यही राय बनी कि इसे बंद किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश में अशांति पैदा हो सकती है। कॉन्फ्रेंस का दूसरा मुद्दा था कॉमन सिविल कोड। इस मामले पर यह राय बनी कि मुस्लिम शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो इसे इस्लाम की मान्यताओं में दखल माना जाएगा। कॉन्फ्रेंस का तीसरा प्रस्ताव ईश निंदा पर कड़े नियम को लेकर था। जमीयत उलेमा हिंद का कहना है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का अपमान सोची समझी साजिश है। ऐसे में ईश निंदा कानून जैसा कोई नियम बने जिससे सभी धर्मों का सम्मान हो।
इसके अलावा चौथा प्रस्ताव ये पास हुआ कि हमारे देश में इस्लामी शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया जाए ताकि इस्लाम को लेकर गलत धारणाएं दूर हो सकें। तो इस तरह से जमीयत उलमा हिंद की 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। सार निकला कि मस्जिद जहां है वहीं मानी जाएगी, कॉमन सिविल कोड के नियम इस्लाम के विरुद्ध माने जाएंगे, ईश निंदा कानून जैसा कोई नियम या कानून बनाया जाएगा जो देश के लिए जरूरी है। अपनी बात को किस अंदाज में आज उलेमाओं ने मंच से कहा और किस अंदाज में इशारों में विरोधियों पर व्यंग्य किया, यह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के द्वारा आइए दिखाते हैं। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने का। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। जमीयत की कॉन्फ्रेंस से उलेमाओं ने आज भाषण नहीं दिया। मुस्लिम समुदाय के दिमाग में ये घुसाया कि वो पीड़ित हैं। हमारे लफ्ज भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की नहीं कर रहे। तुम डराते हो, हम सिर्फ बता रहे हैं कि डराना बंद कर दो। पहले दिन जमीयत की कॉन्फ्रेंस में देश के नफरती माहौल पर भावुकता नजर आई थी। आज वही भावुकता कठोर शब्दों के साथ मैदान में उतारी गई। अच्छी तरह समझ लीजिए ये हमारा मुल्क है और जो हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के लिए वो हम निभाएंगे हर हाल में इंशाअल्लाह। कोई समझौता नहीं होगा उसको। हमारा मजहब अलग है जरूर, हमारा लिबास अलग है, हमारी तहजीब भी अलग है, हमारे खाने पीने का तरीका भी अलग है। और तुमको अगर बर्दाश्त नहीं है हमारा मजहब तो तुम कहीं और चले जाओ। देवबंद में पिछले 2 दिनों से मुस्लिम धर्मगुरुओं का मजहबी मंथन चल रहा है। इसमें देश के 25 राज्यों के 1,500 उलेमा पहुंचे हुए हैं। सभी उलेमाओं के मन में मुस्लिम समुदाय के उत्थान की चर्चा नहीं बल्कि कुछ चर्चित मुद्दे थे। ज्ञानवापी मथुरा मस्जिद विवाद, कॉमन सिविल कोड, ईश निंदा पर कड़े नियम और इस्लामी शिक्षा को बढ़ावा। इन 4 प्रस्तावों में से 2 पर जमीयत पहले से काम कर रही है। ईश निंदा जैसे नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे चुकी है। इस्लामी शिक्षा को लेकर देश में मदरसे चल ही रहे हैं। बस 2 मुद्दे ऐसे थे जिन पर उनका जोर नहीं चल रहा और वो है ज्ञानवापी मथुरा मस्जिद विवाद और कॉमन सिविल कोड। ये इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी चिंताएं थी और आज यही सबसे बड़ी चर्चा की केंद्र थी। जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिन का सम्मेलन आज खत्म हो गया। इस सम्मेलन के दौरान कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन उनमें सबसे अहम 3 प्रस्ताव थे, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की ईदगाह और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे साफ कहा गया कि मुसलमान किसी भी हालत में शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां तक ज्ञानवापी का सवाल है, उसके लिए कहा गया कि मामला अदालत में चल रहा है, वहां पर अपने पक्ष को मजबूती से रखा जाएगा। देश में मंदिर मस्जिद विवाद से पनपी कलह पर मदनी की आंखें कल भर आई थी, लेकिन आज उनका एजेंडा क्लियर था। एजेंडा था मुस्लिम समुदाय को बताना कि वो पीड़ित हैं और उन्हें सताया जा रहा है। और जो जहर को खत्म करने की बात कर रहे हैं उनका जहर नजर आ रहा है। पीड़ित बताकर मंच से मुस्लिम हित की बात बोलना उनको साधने का बड़ा सही सियासी तरीका है। मदनी भी यही करते नजर आए। किसी को जवाब देना, ये बेवकूफ लोग हैं वो जिनको जवाब दे रहे हैं, वो वैसे भी माइनॉरिटी में है। जो लोग नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं असल में वो माइनॉरिटी में है। हम ऑलरेडी मेजोरिटी में है, इसको पहचान लेना है। और मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में इंसाफ के लिए, बराबरी के लिए, बराबरी के हुकूक के लिए जो कुर्बानी देनी होगी इंशाअल्लाह जमीयत उलमा हमेशा देती रही है। मुल्क के मुसलमान देते रहे, पहले भी देते रहे, इस वक्त भी देंगे और आगे भी देते रहेंगे। मदनी तो फिर भी कम गर्म थे। पूर्वोत्तर से सांसद बदरुद्दीन अजमल ने पुराने तेवर दिखाए। सांसद हैं तो मुस्लिमों को साधना उनकी भी मजबूरी है। उन्होंने इसी धार्मिक मंच से सरकार को सियासी चेतावनी दी। वो बोले कि सरकार मुसलमानों को उंगलियों पर नचाना चाहती है। उनका एजेंडा भी क्लियर था।
जिनके हाथ में हुकूमत है, वो अपने एजेंडे में इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और खासकर मुसलमानों को वो उंगलियों पे नचाना चाहते हैं। मैं अरबाब हुकूमत से साफ लफ्जों में ये कहना चाहता हूं जमीयत उलमा के इस प्लेटफॉर्म से, जो मुसलमान अपने बुनियादी हुकूक के मामले में न झुकता है, न कभी झुका है और न झुकेगा। अजमल मुस्लिम समुदाय के हालात पर चर्चा के बहाने मंच का सियासी इस्तेमाल करते नजर आए। जमीयत उलेमाए हिंद एक बड़ा संगठन है और लाखों की संख्या में मुस्लिम इसका समर्थन करते हैं। इस बड़े मंच से सियासी फायदा होना तय था। इसी वजह से इस तरह की आक्रामक बयानबाजी पर सत्तासीन बीजेपी पलटवार भी कर रही है। कट्टरपंथियों को मुश्किल हो रही, गलत करने वालों को मुश्किल हो रही, बाकी सब यहाँ पे कितना सौहार्द का वातावरण है, सब आपस में मिल करके रह रहे हैं। दंगा मुक्त देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, गरीब मुसलमानों को भी उत्थान मिल रहा है और हिंदुओं को भी मिल रहा है। या जिनको नहीं पसंद है वही इस प्रकार की बातें करते हैं। कुछ लोग जब से ज्ञानवापी का फैसला आया है उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। देश में इस वक्त मुस्लिम आबादी 14% के करीब है। उसको भी वही अधिकार हासिल हैं जो सभी भारतीयों को हैं। यही नहीं, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है। ऐसे हालात में भी अगर किसी मंच से मुस्लिम समुदाय को पीड़ित कहा जाता हो तो इससे कई सियासी मतलब निकाले जा सकते हैं। देवबंद से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। जमीयत उलमा हिंद की बैठक में कुल मिलाकर 7 प्रस्ताव पारित हुए। दूसरे दिन जिन प्रस्तावों पर बात हुई उनमें ज्ञानवापी मथुरा मस्जिद विवाद के अलावा कॉमन सिविल कोड, ईश निंदा, इस्लामी शिक्षा पर प्रस्ताव पारित हुए, जबकि पहले दिन 3 प्रस्ताव पारित हुए थे। पहले दिन जो 3 प्रस्ताव पास हुए उनमें पहला था हमारे देश में धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने की साजिश के विरुद्ध आवाज उठाना। दूसरा प्रस्ताव इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर, जबकि तीसरा था देश में धार्मिक सद्भावना बनाने के लिए सद्भावना संसद का आयोजन करना। जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक में भले ही 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई हो, ये प्रस्ताव पास हुए हों, लेकिन इनमें मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर गंभीरता ज्यादा रही। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने एक सुर में इस तरह के विवादों के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मौजूदा समय में मुख्य तौर पर ऐसे मंदिर मस्जिद से जुड़े 3 विवाद हैं जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय की पेशानी पर बल पड़ रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा विवाद तो वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को ही लेकर है, जहां अदालत के आदेश पर हुए सर्वे में मिले कथित शिवलिंग को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच खींचतान चल रही है, जिसे लेकर वाराणसी कोर्ट में अगली सुनवाई कल होनी है। ज्ञानवापी मस्जिद के साथ ही मथुरा की शाही मस्जिद भी बेहद चर्चा में है। इस शाही मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि से अलग करने की मांग हो रही है और इसके साथ ही शाही मस्जिद ईदगाह के लाउडस्पीकर बंद कराने की मांग भी जोर पकड़ रही है। मथुरा और काशी के अलावा दिल्ली में कुतुब मीनार का मुद्दा गर्म है। दिल्ली की अदालत में इस बात का निर्णय होना है कि कई सदी पहले जिन मंदिरों को तोड़कर इसका परिसर बनाया गया, क्या उन मंदिरों को फिर से बनाया जाना चाहिए और वहां हिंदुओं को पूजा करने की आज्ञा दी जानी चाहिए। लेकिन अब जो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी और सिर्फ मथुरा, काशी और कुतुब मीनार तक सीमित नहीं रहेगी। इस बात का डर और बेचैनी देवबंद के जमीयत उलमाए हिंद की बैठक में मौजूद हर मुस्लिम धर्मगुरु के चेहरे पर साफ साफ छलक रही थी। दरअसल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरुओं की चिंता सिर्फ ज्ञानवापी या मथुरा नहीं है, बल्कि वो चिंतित इस बात को लेकर हैं कि यह मामला सिर्फ यही नहीं रुकेगा। इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह डर है कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह देश भर में अन्य मस्जिदों के सर्वे की मांग भी उठी तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें मांग की गई है कि भारत में
100 साल से ज्यादा पुरानी सभी प्रमुख मस्जिदों का सर्वे करवाया जाए ताकि हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध धर्म ग्रंथों में वर्णित छिपे हुए देवता या प्रतीकों का पता लगाया जा सके और उनकी सुरक्षा की जा सके। इस याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा एक गोपनीय सर्वेक्षण के आदेश देने की मांग भी की गई। इसके अलावा मांग ये भी की गई कि जब तक गोपनीय सर्वे न हो तब तक 100 साल पुरानी मस्जिदों, तालाबों, कुओं से वुजू की इजाजत न मिले और वहां नल आदि के इंतजाम किए जाएं। देश भर में ऐसी कई सारी मस्जिदें हैं जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, लेकिन उन्हें तोड़कर दोबारा मंदिर बनाने की इजाजत देश का हमारा कानून नहीं देता। 1991 में पूजा स्थल कानून बना। 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए हुए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को एक आस्था से दूसरे धर्म पे बदलने पर रोक लगा दी गई, जिसे अब खत्म करने की मांग भी काफी तेज हो गई है। जमीयत उलमा हिंद की इस कॉन्फ्रेंस में सिविल कॉमन कोड भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। इस विवाद को लेकर उलेमाओं ने सीधे साफ शब्दों में इसे इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध बताया। अब प्रश्न ये कि कॉमन सिविल कोड में ऐसा क्या है जिसे उलेमा अपनी धार्मिक स्वतंत्रता पर एक खतरा मानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक धर्मनिरपेक्ष कानून है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म या वर्ग से संबंधित हों, उन पर समान रूप से एक कानून लागू होगा। ये इस तरह से देश के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार देगा। इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्म के लोगों के लिए शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने, प्रॉपर्टी में अधिकार मांगने जैसे कई नियम बिल्कुल एक जैसे होंगे, जो समान रूप पर सभी देशवासियों पर लागू होंगे। मतलब कॉमन सिविल कोड में जो नियम बनाए जाएंगे उसे देश के हर नागरिक को मानना होगा और उसके अनुसार ही व्यवहार भी करना होगा। किसी विशेष नियम के धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध होने के बाद भी उसका पालन उसे करना होगा। और बस यही बात मुस्लिम धर्मगुरुओं को काफी परेशान कर रही है। जमीयत की कॉन्फ्रेंस में देश के उत्थान पर बात हुई। मुश्किल हालात में मुल्क की हिफाजत के लिए जान देने की बात हुई। हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्र की एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्र धर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा तंज, भक्ति कसना। बुराई की नियत से कर रहे, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे, जी नहीं। हमारा आज़्म है ये, दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे। हमारा आज़्म है ये, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जब बात धर्म और देश के हित में समान नियम बनाने पर आई तो पेंच फंस गए। कॉमन सिविल कोड इस मामले का वही सबसे बड़ा पेंच था जिसको लेकर जमीयत के इस कॉन्फ्रेंस में एक सिरे से विरोध के सुर उठे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यकसा सिविल कोड की बातें बहुत चल रही हैं। इसके ऊपर तजवीज आई है अभी, तो तजवीज काफी मेहनत से, काफी बहस व तमीज के बाद बनाई गई है। तो इस तजवीज से मुताल्लिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तजवीज से मुताल्लिक ये कहना चाहता हूं, कानून कोई बन जाए, अगर मुसलमान शरीयत पर चलने का अज़्म कर ले तो कोई कानून उसका रास्ता नहीं रोक सकता। कॉमन सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की सुई अटक जाती है। वो किसी भी हाल में इस कानून को देश में लागू नहीं होने देना चाहते। और जमीयत के इस कॉन्फ्रेंस में भी यही प्रस्ताव पास हुआ कि चाहे कुछ हो जाए, ये नियम इस्लाम के खिलाफ ही माना जाएगा। जमीयत की कॉन्फ्रेंस में पहुंचे उलेमा अपने मजहबी मंथन के बाद इसी नतीजे पर पहुंचे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे शादी, तलाक, विरासत से जुड़े नियम कानून किसी समाज या व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। ये नमाज रोजा की तरह मजहबी आदेशों का हिस्सा है।
इनका जिक्र कुरान और हदीसों में है। इसीलिए इसमें कोई बदलाव करना इस्लामिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करने जैसा होगा। कई राज्यों में पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात हो रही है। सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के बाबत निर्देश जारी करे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरह से अगर लाना है तो ये कोशिश करिए कि सबके साथ इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी हो। अगर ये बात आप हासिल कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले ये करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि किसी भी कम्युनिटी को टारगेट न किया जाए और किसी भी रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर अंकुश न लगाया जाए। कानून कानून बनाने के लिए है, उसको हक हासिल है। इश्यूज को पार्लियामेंट में पेश करिए और जो उसका मसौदा आएगा सब लोग डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन इस चीज को जरूर इंश्योर करेंगे कि जो हमारे मुल्क की जो विभिन्नता है वो खत्म नहीं हो। जमीयत उलेमाए हिंद ने एक सुर में कहा कि शरीयत में कॉमन सिविल कोड का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ को खतरा है। इसमें ये साफ कहा गया है कि जो शरीयत है, जो इस्लामिक कानून है, जो इस्लामिक लॉ है, उसको उसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मुसलमान इस्लामिक शरीयत को फॉलो करते हुए आए हैं और उसको फॉलो करते रहेंगे। दरअसल कॉमन सिविल कोड के आने के बाद कई ऐसे नियम जिसमें ट्रिपल तलाक, संपत्ति के हक से जुड़े नियम सबके लिए समान हो जाएंगे। अभी तक ये नियम मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलग है। यही नहीं, कई और नियम भी बदल सकते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध करते हैं। दरअसल कॉमन सिविल कोड को मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मानता है, जबकि इसमें महिला और पुरुषों को समान अधिकार देने की बात है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसके आने के बाद अलग से बनाए गए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और अन्य धार्मिक संगठनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा नहीं चाहते। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक इस्लाम के नियम कुरान और हदीस से आते हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड के नियम उनके बने बनाए नियमों को बदल दें। भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो था उसमें काशी, मथुरा, अयोध्या, धारा 370, 35 से ट्रिपल तलाक, ये सब था। धीरे धीरे उन पर हम लोग लगभग काम कर चुके हैं। और जहां तक कॉमन सिविल कोड का है, आईपीसी जब हमारे पास है, सीआरपीसी है, सीपीसी है, लैंडलॉर्ड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन 1 के लिए हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, ये हमारी प्रियम्बल है। हम भारत के लोग, ना कि हम हिंदू लोग, हम मुस्लिम लोग, हम क्रिश्चियन लोग, हम बुद्ध लोग। कॉमन सिविल कोड के लागू हो जाने के बाद देश में हर नागरिक के लिए कुछ बेसिक नियम, जिसमें शादी, तलाक, संपत्ति का बंटवारा शामिल होगा, वो एक जैसे हो जाएंगे। इस तरह के कई और नियम पर्सनल लॉ में अलग तरीके से बताए गए। ये एक बड़ी वजह है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं का विरोध ज्यादा है। देवबंद से तंसीम हैदर, आज तक। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।